भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। बहुत सारा और बहुत बड़ा सवाल यह है कि भैया जी कहीं कब स्टूडियो से बाहर निकलकर बंगाल की गलियों और सड़कों पर नजर आएगा। कुछ दिन की बात और नजर वहीं आएगा, क्योंकि असली रंग जो है वो वहीं पे दिखाई देता है। लेकिन बंगाल में अगर इस समय हम बात करें तो चुनावी रंग बहुत चढ़कर बोल रहा है। रथ है, परिवर्तन का नारा है, जवाब में सत्ता पक्ष की रैली है। एक तरफ पूछा जा रहा है श्री राम के जय घोष से आखिर दिक्कत क्या है, तो दीदी जवाब दे रही हैं, कह रही हैं कि ये जानबूझ का नारा लगवाया जा रहा है। लेकिन इस बीच हुआ एक डेवलपमेंट ये भी हुआ है कि फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब ने कांग्रेस और लेफ्ट के पाले में वो चले गए हैं। तो एक नया समीकरण भी बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी जो सामने है, आमने सामने है, वो बहुत कंसोलिडेट होते जा रहे हैं और नजर आ रहे हैं। और नए समीकरण के बीच बंगाल के चुनाव में खूनी हिंसा भी हुई और वो नजर भी आई। कल कुछ घंटे पहले अगर हम बात करें तो बंगाल के मंत्री जाकिर हुसैन साहब पर एक घातक हमला हुआ है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। लिहाजा दोनों तरफ से इल्जाम तेज हैं और असली मुद्दे बंगाल में कहीं बहुत पीछे हैं, जैसा अक्सर चुनाव में होता है। तो नब्ज जरूर टटोलेंगे, लेकिन अभी आज इस वक्त मुद्दा कौन सा गर्म है ये सबसे पहले देखेंगे। सत्ता का परिवर्तन नहीं चाहते। ममता बनर्जी की सरकार निकालकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है बंगाल की स्थिति में परिवर्तन हो। हमारा लक्ष्य है बंगाल की गरीब जनता में परिवर्तन हो। हमारा लक्ष्य है बंगाल की माताओं और बहनों की स्थिति में परिवर्तन हो। ये परिवर्तन यात्रा इसके लिए लाए। मित्रों, ये परिवर्तन यात्रा का मतलब है मछुआरे भाइयों को अपनी नाव चलाने के लिए किसी को रिश्वत न देनी पड़े, इसको परिवर्तन कहते हैं। जंगल में आदिवासियों को रहने के लिए कटमनी न देना पड़े, इसको परिवर्तन कहते हैं। प्राकृतिक आपदा के समय, अम्फान के समय आपका अधिकार कोई और न ले जाए, इसको परिवर्तन कहते हैं। मित्रों, किसानों की फसल का सही दाम किसानों को मिले, बिचौलियों को न मिले, इसको परिवर्तन कहते हैं। और यहां पर जो तुष्टीकरण चल रहा है वो तुष्टीकरण बंद कर आप दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और रामनवमी को ढंग से मना पाओ, इसको परिवर्तन कहते हैं। मित्रों, इसको परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन सत्ता का परिवर्तन नहीं है। ये परिवर्तन गंगा सागर को सम्मान देने का परिवर्तन है। यहाँ के मछुआरों की स्थिति में बदलने का परिवर्तन है। यहाँ जंगल में रहने वाले भाइयों की स्थिति को बदलने का परिवर्तन है। तो परिवर्तन किसे कहते हैं बीजेपी के मुताबिक, उस पर बहस होगी। बातचीत का सिलसिले को जोड़ेंगे, लेकिन अभी आपको अगर ग्राउंड रिपोर्ट और नब्ज की बात बताएं तो हमारे दो सहयोगी इस वक्त वहां पे मौजूद हैं, आशिका सिंह और अमित पांडे। दोनों लोग मौजूद हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और यकीन मानिए, जब चुनाव शुरू होना होता है और जिस राज्य में होता है वहां पे जहां पे रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं, चेहरे पे जरूर थकान जरूर नजर आती है। और दोनों के चेहरे पे थकान नजर आ रही है, मैं बिल्कुल महसूस कर सकता हूं। लेकिन ठीक है, फिर आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स बतानी है तो जरूर बताएंगे। और आशिका के काकद्वीप पे मौजूद हैं और वहीं सब सीधे रुक करेंगे आशिका के पास, ग्राउंड के पास क्या है और क्या मौजूद है और इस वक्त क्या हालचाल है। जी, तो बताएंगी आशिका। जी आशिका। सबसे पहले तो भैया जी आपका स्वागत है, अग्रिम स्वागत पश्चिम बंगाल में। इंतजार है पश्चिम बंगाल को। लोग, मैं जहाँ भी जा रही हूँ वो मुझसे ये सवाल जरूर पूछ रहे हैं कि भैया जी कब आएंगे। आज की बात करें तो ग्राउंड जीरो की जो बात करें, ये दक्षिण 24 परगना तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है। पूरी तरह से ये सेफ डिस्ट्रिक्ट्स में काउंट होता है। तृणमूल कांग्रेस के नेता इसको सेफ मानते हैं। लेकिन आज जो भीड़ देखने को मिली प्रतीक जी, न सिर्फ जनसभा में, न सिर्फ जो रोड शो था वहाँ, लेकिन जनसभा से लेकर रोड शो का जो रास्ता था काफ़ी लंबा था। करीब 15 से 16 किलोमीटर लंबा ये रास्ता। दोनों तरफ इस रास्ते पर लोग खड़े थे। जय श्री राम का उद्घोष जो है वो गूंज रहा था।
तो जो परिवर्तन की तस्वीर है या जो लहर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पैठ बना रही है। ये ममता बनर्जी के लिए चिंता की बात ज़रूर है। अभिषेक बनर्जी जो कि यहाँ पर पास के ही सीट से लोकसभा के सांसद भी हैं, उनकी भी नींद आज ज़रूर इस भीड़ को देख करके फाख्ता होगी। और उधर आज ममता और अभिषेक भी इसी जिले में दक्षिण 24 परगना में आए थे, उन्होंने भी अपनी ताल ठोकी। भीड़ तो वहां भी बहुत थी। लेकिन अभी एक खबर आ रही है कि ममता बनर्जी राजभवन पहुंची हैं। क्या कोई खबर है? राजभवन पहुंची है, क्या कोई खबर है, अपडेट है? कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज उन्होंने ये जो घटना मुर्शिदाबाद की थी उसको बड़ा षड्यंत्र बताया। ये कहा कि उनको खबर ये मिल रही है कि रिमोट से ब्लास्ट हुआ है। इस बीच राजभवन पहुंची है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ऐसे में राज्यपाल से क्या बात होती है ये अहम रहेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठता रहा है। एक तरफ गृह मंत्री राज्य में आए हैं और इस बीच जो हिंसा हुई है उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का राजभवन जाना, जबकि बार बार राजभवन की तरफ से उल्लंघना दिया जाता है कि कानून व्यवस्था को लेकर के उनको राज्यपाल को कभी ब्रीफ नहीं किया जाता है। प्रतीक, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं निश्चित तौर से मैं बता रहा था कि आपने कहा कि कब आ रहे हैं, बहुत जल्दी आएंगे, नजर आएंगे वहां पे। और जबरदस्त आप ग्राउंड रिपोर्ट्स दे रही हैं, लगातार आपकी ग्राउंड रिपोर्ट्स देखी जा रही हैं और सराही जा रही हैं। अमित काफी समय से वहां पर मौजूद हैं बंगाल में और एक अनुभव के साथ वो इलेक्शंस कवर करते रहे हैं पुराने समय में भी, और इस वक्त आप बंगाल में क्या अमित आप कह सकते हैं कि इस समय ग्राउंड जीरो पर जो मुद्दे हैं वो कौन से हैं? कि राम मंदिर का जो मुद्दा है, या जय श्री राम का नारा है, या वसंत पंचमी का बात है, या दुर्गा पूजा का पंडाल को लेकर है, ये मुद्दे हावी रहेंगे, या कौन जनता कुछ कहना चाहती है, और या सुगबुगाहट अगर इनिशियल रिपोर्ट्स कहें तो वो किस तरफ इंडिकेशंस देती हैं? अमित, देखिए प्रतीक, जनता ज़रूर कुछ कहना चाहती है, कुछ समझना चाहती है, और इसी वजह से जो यहाँ पर हम बीजेपी के शीर्ष नेताओं के दौरे की बात करें तो हर जगह स्थानीय मंदिर में वो जाते हैं, स्थानीय लोगों के साथ भोजन करते हैं, स्थानीय लोगों की बातें करते हैं। हम एक तस्वीरों के जरिए आपको एक चीज़ समझाना चाहते हैं। प्रदीप प्रधान है कैमरामैन, ये रास्ता है, ये रास्ता अगर हम कहें तो सीधा कलकत्ता की ओर जाता है, काकद्वीप से कलकत्ता की ओर जाता है। 51 विधानसभा सीट हैं यहाँ पर, और इससे ठीक कुछ ही दूरी पर अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से सांसद हैं। तो ये इस रास्ते को जो समझेगा बंगाल के सत्ता की चाबी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और फिलहाल आज के दिन हम ये कह सकते हैं कि गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी के संगठन ने दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप गंगा सागर इलाके में बहुत अच्छे से यहाँ पर इसको समझने की कोशिश की, अलग अलग कार्यक्रम के जरिए। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अमित और आशिका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर से जल्दी आपसे मुलाकात होगी वहां पर और आगे बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। लेकिन हमारे साथ जो मेहमान आज जुड़ रहे हैं उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर शांतनु हुसैन साहब तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, उनका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। रितेश तिवारी जी हमारे साथ आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच रितेश जी। बादल देवनाथ एक बार फिर आज दिल्ली में मौजूद है, बादल दा, तो आज वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच बादल दा। अरविंद वाजपेयी जी लोक जनशक्ति पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, भैया जी का इनकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक श्रीवास्तव कुछ देर बाद हमारे पास मौजूद होंगे, और संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विवेक जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले डॉक्टर शांतनु हुसैन, अभी कुछ देर पहले अमित शाह जी बोल रहे थे और वो बता रहे थे कि परिवर्तन का मतलब क्या है। परिवर्तन का मतलब उन्होंने बताया कि वो उनके बकौल उन्होंने कहा कि जो नाव वाले हैं उनसे पूछिए परिवर्तन का मतलब, जो कट मनी है वो पता करिए क्या है, और जो सुगमता से जो जिंदगी जी जाए, परिवर्तन जो आम जीवन में आए बंगाल में, उसको लाने के लिए हम परिवर्तन की ये रैली कर रहे हैं, ना कि चुनाव या कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए। जी डॉक्टर शांतनु। देखिए प्रॉब्लम तो ये है भाई, पोर्टफोलियो अमित शाह जी देश का होम मिनिस्टर है, लेकिन वो जिस पार्टी से है वो पार्टी का नाम है भारतीय जुमला पार्टी। इससे ज्यादा बड़ा जुमला पार्टी तो शायद पूरा दुनिया में नहीं होगा। और जिसको बंगाल का बारे में कुछ पता नहीं है उसको भला हम क्या बहस कर रहे हैं, आप बोलिए। सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे वो जहां पर आए थे उस जगह में जब अम्फन हुआ था तो अब ये लोग कहाँ थे? प्रधानमंत्री आके हेलीकॉप्टर में चढ़ के लॉलीपॉप पकड़ा के चला गया।
उस जगह में जब सुंदरबन से टाइगर निकलता है, उस जंगल में कुछ प्रॉब्लम होता है, तब यहाँ पर वो लोग कहाँ रहता है? उस जगह का आदमी लोग जब कोविड में फंस रहे थे, तो कोविड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया? अभी अमित शाह जी बोल रहे हैं बंगाल में दुर्गा पूजा, इसको पता ही नहीं है कि दुर्गा पूजा को ममता बनर्जी जी ने एक इंटरनेशनल लेवल में ले गए। अभी पूरा विश्व पे पता है कि बंगाल का दुर्गा पूजा कितना फेमस है। वो सरस्वती पूजा 2 दिन पहले यहाँ पर हो गया, उसको अगर हम पूछे, जैसे हमारा लीडर भी पूछी थी, अगर उसको पूछे 2 लाइन बोलिए तो सरस्वती पूजा का मंत्र क्या होता है, तो मोदी जी के तरह टेलीप्रॉम्प्टर में देख के बोलना पड़ेगा, नहीं तो उसको बोलना नहीं आएगा। वो गंगा सागर क्या है उसको मालूम है? गंगा सागर पहले क्या था और अभी ममता बनर्जी ने क्या बना दिया उसको मालूम है? हर एक पिलग्रिम के लिए पूरा फ्री में इंश्योरेंस कर दिया ममता बनर्जी। उनको मालूम है गंगा सागर में अभी रोड का स्थिति पहले क्या था, अभी ममता बनर्जी जी ने क्या बना दिया। उनका मालूम है पूरा देश से कितना आदमी हर साल गंगा सागर में आता है, तो जिसको भला कुछ पता नहीं है। हमको आज तक मालूम था कि उसको रवि ठाकुर का बर्थ प्लेस नहीं मालूम, हमको आज तक ये पता था इन लोगों को स्वामी विवेकानंद का सरनेम नहीं मालूम है। हमको पता था ये कोई ट्राइबल लीडर का फोटो इनको मालूम नहीं है। हमको पता है कि इसका सामने विद्यासागर का स्टैचू को तोड़ा जाता है, लेकिन इसको दुर्गा पूजा बारे में कुछ नहीं मालूम, इसका स्टेट प्रेसिडेंट को मालूम नहीं है माँ दुर्गा कौन है, इसको सरस्वती पूजा में क्या होता है नहीं अच्छा दादा, मालूम, पता क्यों नहीं है? गंगासागर पहले दादा, क्या था इसको नहीं दादा मालूम। शांतनु, इसको दादा भगवान क्या शांतनु, बोले? ये दादा दिल्ली शांतनु, मैं पैसेंजर जानना के चाहता हूँ दौरान पता क्यों बंगाल नहीं में है? क्या? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ पता क्यों नहीं है? व्हाट्स द रीजन? ये डेली पैसेंजरी कर रहा है। बंगाल को शेरनी को रुकने के लिए एक होम मिनिस्टर को डेली पैसेंजरी करना पड़ रहा है। इससे ज्यादा मजे के बात और क्या होता है? हम तो मजा ले रहा है। आई एम फीलिंग प्राउड कि हमारा लीडर को रोकने कांग्रेस की प्रवक्ता का भी मैं स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत है कांग्रेस की प्रवक्ता के। मैं ऑफ कोर्स मैं आता हूँ आपके पास। मैं रितेश जी आपके पास आना चाहता हूँ। रितेश जी बता तो दिया ही उन्होंने कि डेली पैसेंजरी कर रहे हैं आप, और उन्होंने ये बता दिया कि आपको तो पता नहीं है। मैंने कारण जानना चाहा कि आखिर क्यों नहीं पता है, तो शायद कारण यही बताया कि जब डेली पैसेंजरी है तो इसका मतलब कहीं बाहर से ही आए हैं, और बाहर से आए हैं तो इसलिए आपको पता नहीं है, और ये मुद्दा बार बार वो उठा देते हैं। रितेश जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। ऐसा है कि राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी होती है पार्टी लाइन पर बात करने का, तो निश्चित रूप से वो अपनी पार्टी लाइन के आधार पर उन्होंने अपनी बात रखी। 2019 में लोकसभा चुनाव होने थे, और आपको याद होगा आपके यहाँ कॉन्क्लेव हो रहा था 2018 में, राइट। और आपके संपादक प्रबल प्रताप सिंह को के 1:1 इंटरव्यू में 2018 में उन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव पश्चिम बंगाल के परिणाम चौंकाने वाले होंगे और भारतीय जनता पार्टी 22 स्थानों से विजय प्राप्त करेगी। उस समय जो लोग अभी कह रहे हैं ना जिनको बंगाल के बारे में पता नहीं, उस व्यक्ति का आकलन हम 18 सीट जीत के आए, और पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस स्तब्ध रह गई। इसलिए बंगाल की जानकारी अमित शाह जी को कितना है, ये लोकसभा के परिणाम पूरे देश को बता दिया। एक व्यक्ति 2018 से घूम घूम कर कह रहे थे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें 22 स्थानों से हम जीतेंगे, हम 18 जीते, 2 नैरो मार्जिन से हम हारे, 2 पे जबरदस्ती हमें हराया गया। तो मोर और लेस जो उनका आकलन था उसके नजदीक पहुंचे। वापस तृणमूल कांग्रेस का पीड़ा मैं समझ सकता हूं, वापस वही अमित शाह कह रहे हैं कि चुनाव जिस दिन भी होंगे हम 200 पार करेंगे, और इसकी घबराहट है तृणमूल कांग्रेस को। अरे हमारे पार्टी के नेता, हम राष्ट्रीय पार्टी है, कल तक ममता बनर्जी कांग्रेस में थी, तो कांग्रेस के नेता पहले इंदिरा गांधी, बाद में राजीव। रितेश जी पार्टी ये कह रही है, माफी चाहूंगा बीच में रोक रहा हूं, पार्टी ये कह रही है कि कट मनी, मैं आ रहा हूं शांतनु जी, आ रहा हूं, कट मनी की बात कर रही है। वो ये कहती है जो आदिवासी हैं उनको कट मनी देना पड़ता है, नाव चलाने वालों को नाव को लेकर दिक्कतें हैं। आखिर सरकार ये कहती है कि नहीं, आप ये असली मुद्दे नहीं है, आप जानबूझ के जो चुनावी मुद्दे हैं वो जय श्री राम के आसपास ले जाना चाहते हैं। ऐसा है कि हमारा चुनाव पूरी तरीके से ममता बनर्जी के जो शासन है उसके बैड गवर्नेंस के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आपकी लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट यहाँ जुड़ी हुई है, वो लगातार कवर करते रहती है। इसके अलावा आपका वर्नाकुलर भी बंगाल के अंदर काम करता है। हमारे सारे नेताओं के भाषण उठाइए, हम कोविड काल के अभी जिक्र कर रहे थे शांतनु से, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को अपने क्षेत्र में लोगों से जुड़ने के लिए हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े।
इनके सांसद, इनके विधायक, इनके मंत्री सरकारी कार्यक्रम में इस बात को कहते हुए पाए गए कि केंद्र द्वारा भेजे गए चावल की चोरी इनके नेताओं ने की। और अम्फान की बात कर रहे हैं, अम्फान की घटना के अंदर 24 घंटे के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने खुद कॉल लिया, कलकत्ता आए, प्रदेश की मुख्यमंत्री को लेके दोनों 24 परगना गए और बिना मांगे 1000 करोड़ रुपया पहले दिया। इंटर मिनिस्ट्रियल टीम की यात्रा हुई, फिर 1750 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार ने दी। तो सवाल यह है कि दूसरे तरफ पिक्चर क्या था कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को कहना पड़ा कि पीड़ितों के पैसे को जिस तरीके से पार्टी के नेताओं ने लूटा, ऑफिशियली तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने 2 से 2.5 करोड़ रुपया सरकारी कोषागार में वापस जमा किया। ये फैक्ट है। इसलिए लोगों को गुमराह जितना भी कर ले, आज जिस जगह पे जो रोड शो हुआ, जनता जिस तरीके से रास्ते पे उतरी, जिस तरीके से लोगों ने अमित शाह जी को साथ भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, इस आशीर्वाद से ये परेशान है। जी डॉक्टर शांतनु, वो जो कहा गया, बताया गया कि वो गढ़ है और उस गढ़ में भीड़, जनता जो है सड़क पर हाथ उठा रहे हैं। मैं एक चांस देता हूं, उसके बाद में कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ। जी देखिए रितेश जी 2019 का लोकसभा का बारे में बात बोल रहे थे। 2019 तो आदमी को गुमराह करके स्यूडो पेट्रियटिज्म का हवा उठा के अब लोगों ने वोट किया है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आपको पता रहता है पहले से कि ईवीएम से क्या निकलने वाला है? ऐसे कैसे आप लोग बोल दे रहे हैं कि हमको पता था 18 में? वो कहते हैं नब्ज मालूम है मुझे। बोल रहा था उस टाइम में। रितेश जी मेहरबानी करके बीच में मत बोलिएगा। अपने बीजेपी पार्टी बोलता था हमको 303 मिलेगा, 303 मिल गया। यहाँ पर बोल रहा था 22 सीट जीतेंगे, 18 मिल गया। अभी बोल रहा है 200 मिलेगा। इसका मतलब मेरे को डाउट लग रहा है कि आपको पता है कि ईवीएम से क्या निकलने वाला है, पहले से पता है क्या? नंबर 1। नंबर 2, अम्फान के बारे में आप बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एक बार आके हेलीकॉप्टर में घूम के चला गया और बंगाल का पैसा से 1000 रुपया देके चला गया, जबकि 35,000 करोड़ का पैसा का हिसाब दिया गया, उसके बाद एक पैसा नहीं दिया। और रहा बात गवर्नेंस की, अगर ये बैड गवर्नेंस का एग्जांपल है तो पिछले 1.5 महीना में मोर देन 2.5 करोड़ पीपल दोबारा सरकार के एडवांटेज ले गया। 18 लाख पीपल को शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट मिल गया। 10 करोड़ पीपल को अभी आपको स्वास्थ्य साथी का परिसेवा मिल रहा है। आपका बीजेपी का लीडर जो है प्रेसिडेंट, उसका घर वाला ने भी स्वास्थ्य साथी कार्ड लेके ममता बनर्जी जिंदाबाद कर रही है। तो ये क्या सिंबल है बैड गवर्नेंस का? आप लोग ये पहले जानिए, मंगल को जानिए, ममता बनर्जी का ये कर्मकांडों को जानिए। अगर नजर में ठूली पड़ गया तो ये चोखेरालो प्रकल्पों से अपना जो मोतियाबिंद है उसको ऑपरेट कर लीजिए। इसके बाद आपको दिखाई देगा ममता बनर्जी 10 साल में क्या किया, वो आप लोग कभी सपने में भी सोच नहीं सकता है। इसलिए ये सपना देखना छोड़ दीजिए। 21 मिनट रुकिएगा। कांग्रेस की प्रवक्ता कुछ कहना चाह रही है। मैं आ रहा हूँ तिवारी जी, आ रहा हूँ। कांग्रेस की प्रवक्ता कुछ कहना चाह रही थी। जी जी मैं सुन रही थी, सारे दिग्गजों की बातें मैं सुन रही थी, टीएमसी के जो भी हैं और बीजेपी के जो भी है। ये जो परिवर्तन यात्रा की बात ये लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। अमित जी को आना चाहिए यहाँ पे, और सबको, सिर्फ अमित जी नहीं, अमित शाह जी नहीं, मेरे ख्याल से सभी को आना चाहिए बंगाल में, और सभी का स्वागत है बंगाल में। कैसे आए बताइए? आप बताइए कैसे आए? जब आपके यहाँ मंत्री सेफ नहीं है तो आए कैसे? इस बार तो डर लग रहा है। हाँ जी मैं उसी चीज पे मैं आ रही हूँ। तो मंत्री सेफ नहीं है, ये तो हम लोग पिछले कई साल से हम लोग यही बोल रहे हैं कि आप सोचो ना कि एक जो सरकार है उनके अंडर जो सब मंत्री, जो लेवल मिनिस्टर है, वो खुद सेफ नहीं है, वो खुद अपनी मंत्रियों को सेफ्टी नहीं दे पा रहे हैं। तो आम जनता की क्या सेफ्टी है यहाँ पे, क्या सिक्योरिटी है? यहाँ पे बंगाल में पिछले 9.5-10 साल से ये करप्शन और ये जो गुंडा राज चल रहा है, इसको एक प्रातिष्ठानिक एक रूप दिया गया है इस टीएमसी गवर्नेंस के अंडर और माननीय ममता बनर्जी के अंडर, ठीक है, गवर्नेंस के अंडर। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मतलब आप ये कह रही हैं कि कांग्रेस ये कह रही है कि ये जो गुंडा है राज जो है वो माननीय ममता बनर्जी के नेतृत्व में संचालित हो रहा है। दिस व्हाट यू वांट टू से? ऑफकोर्स, क्योंकि गवर्नमेंट तो वही लोग चला रहे हैं ना, टीएमसी और उनके सुप्रीमो ही तो चला रहे हैं ना गवर्नमेंट बंगाल में। तो पिछले 9.5-10 साल में क्या हुआ, मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। कुछ साल पहले सत्यजीत विश्वास करके एक एमएलए थे, उनका मर्डर हो गया। कृष्णगंज से एमएलए थे, उनका मर्डर हो गया। आज तक उसका
कोई हल नहीं निकला है आज तक, ना तो उसका कुछ भी तहकीकत नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, वो एकदम रैप हो गया वो फाइल। तो उसके बाद अभी फिर हुआ है जाकिर हुसैन जी का, कुछ दिन पहले महिदुल इस्लाम मिद्दा का हुआ है, एक जो बंदा मतलब रैली में शामिल थे और नवान्न अभियान के लिए गए थे, वो वाम और कांग्रेस का, लेफ्ट और कांग्रेस का एक जॉइंट रैली था, वहां पे पुलिस ने पीट के मार के उस बंदे को ऐसा हालत कर दिया कि बंदा कुछ दिन 4 दिन बाद उसकी मौत हो गई। लॉ एंड ऑर्डर क्या है यहाँ पे बंगाल में? जी शांतनु, डॉक्टर शांतनु। खून की होली, मैं बार प्रतीक जी यही बोल रही हूँ कि बंगाल में खून की होलियां चल रही है पिछले 9.5-10 साल से, और मैं मतलब मैं दावे के साथ बोल रही हूँ कि करप्शन और गुंडाराज यहाँ पे बंगाल में ममता बनर्जी के गवर्नेंस के अंडर इसको एक प्रातिष्ठानिक रूप मिल गया है। जी, प्रातिष्ठानिक रूप मिल गया है। डॉक्टर शांतनु, देखिए, पहले बात तो ये है, बंगाल में अगर खून खराबी का राजनीति पहले होता था तो बाएं बाजू का सरकार का टाइम में होता था, और सबसे दुख की बात है उस टाइम सीपीएम का हाथ में 50,000 कांग्रेस कार्यकर्ता को मारा गया था, और अभी वही कांग्रेस उसका अपना हाथ में वही कस्ते पकड़ लिया सीपीएम वालों का। उसके बाद से 2011 से 2019 तक बंगाल एकदम शांत था। जिस जंगल महल में हर रोज मुर्दों का मिছিল निकलता था, वो जंगल महल भी शांत हो गया। जब से 2019 में आदमी को गुमराह करके ये बीजेपी को कुछ सीट यहाँ पर मिल गया, तब से जिस तरीके से ये लोग हायर सोल्जर लेके एक बैटल में इस जंग लड़ने का कोशिश कर रहा है, उसी तरीके से इन्होंने इंपोर्ट किया वायलेंस को बंगाल में, क्योंकि इसको मालूम है अगर डेवलपमेंट का कंपटीशन में जाए तो ये सहयोजन दूर है, इसलिए वायलेंस करके बंगाल को डिस्टेबिलाइज करने में लगे हुए हैं। That's why they are importing violence from different states to Bengal. जी, ऑफ कोर्स, मैं आया। राजनीतिक मर्डर भी बहुत, मतलब संतराश भी हुआ है यहाँ पे बंगाल में, लेकिन जो जंगी आंदोलन जिसको हम लोग बोलते हैं, जंगी आंदोलन, इसको ममता बनर्जी और टीएमसी ने इंपोर्ट किया बंगाल में, ये पहले नहीं होता था। रितेश जी, दो चीजें बार बार डॉक्टर शांतनु कह रहे हैं, मैं आ रहा हूं। दो चीजें उन्होंने पहले मैं आपके जब वो बोल रहे थे तब भी उन्होंने कहा, आपने उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मिसलीड करके, जी मैं आ रहा हूं, सुनिए, मैं आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि मिसलीड करके चुनाव जीता। दूसरा उन्होंने कहा कि जो है हिंसा जो है बाहर से आयातित किया और बंगाल में लेके आए। दोनों इल्जाम आप पे लगाए उन्होंने। बंगाल की जनता ने 40% भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, उस 40% लोगों के आशीर्वाद को गाली दे रहे हैं। इनको लोकतंत्र पे भरोसा नहीं, लोगों के आशीर्वाद पे भरोसा नहीं। ये वो पार्टी है लोकल बॉडीज के चुनाव में जिन्होंने नामांकन नहीं भरने दिया। लोकल बॉडीज में जब चुनाव हुआ, जहां नामांकन भर भी दिया गया वहां चुनाव नहीं होने दिया, और जहां चुनाव हुआ वहां जबरदस्ती जीते हुए उम्मीदवारों का पार्टी इन्होंने बदलने पे मजबूर किया। आज ये कह रहे इंपोर्ट किया, अरे इनके पास होम मिनिस्ट्री है। जब कोई घटना होता है ये लोग कहते हैं बाहर से आए हुए लोगों ने किया, चाहे नन के साथ रेप हो, चाहे 2 छात्र जो शिक्षक मांग रहे थे इस्लामपुर में उनकी हत्या हो। जब कोई हत्या होती है तब मुख्यमंत्री के तरफ से कहा जाता है बादल देवनाथ प्लीज बीच में मत बोले, प्लीज। नहीं, बादल, मैं आ रहा हूँ। यू हैव टू वेट ना, रितेश जी, यू हैव टू वेट। देवनाथ जी, मैं रितेश जी, मैं आ रहा हूँ। रितेश जी आ रहा हूँ, बादल देवनाथ, बादल, मैं आ रहा हूँ। रितेश जी आ रहा हूँ। डिबेट में बहुत सारे लोग हैं। रितेश जी आ रहे हैं, डिबेट में आ रहे हैं। आपके पास भी आएंगे रितेश जी, आएंगे। पोतिक जी, मैं 2-3 बातें हम करूंगा। शांतनुदा यहाँ पर है, वो उम्र से चाहे सीनियर है, मेरे से सीनियर है शांतनुदा। तो बंगाल में अमित शाह जी आया और आपने देखा, पूरा देश बंगाल में देखा। और मैं दिल्ली में आया, क्यों? आज रेल रोको था, 4 घंटे का रेल रोको था, और किसान टॉपिक पे आइए। बिल्कुल, मैं वहीं पर आ रहा हूँ, आप सुन लीजिए ना। सबको टाइम दे, मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए।
तो रेल यहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है, 100 के ऊपर लोग मर गए। जब यहाँ पर रेल को जब किसान आंदोलन बड़ा करके फैलता है पूरा देश में, तब यहाँ से बंगाल दिल्ली से भाजपा के लीडर, सीनियर लीडर अमित शाह भाग के बंगाल में चला जाता है और पूरा चैनल से लाइव दिखाता है, वो भाषण दे रहा है। देखिए गंगा सागर में क्या होता है प्रतीक जी, सब कहते हैं, पूरा देश पूरा विश्व भर में कहते हैं हर तीर्थ तो बार बार गंगा सागर एक बार, लेकिन गया गंगा सागर में गया, भाषण दिया, कपिल मुनि आश्रम गया, भारत सेवाश्रम में गया, लेकिन पाँव गंगा के ऊपर रखा, लेकिन वहां पर नहाया नहीं। अमित शाह जी बंगाल को जाके गंगा में नहाया नहीं, कपिल मुनि आश्रम में गया, पूरा बंगाल को, कपिल मुनि आश्रम को, पूरा गंगा माता को, सबको अपमान किया। आपने देखा, वीडियो पीठ पे दिखाइए, गंगा के ऊपर पाव रखे, उनको घूम के देख के वो वहां से नहीं क्या पूनम भी नहीं किया अमित शाह जी, पूनम भी नहीं किया। अरे वो क्या हंसेगा, उसका पूरा डिटेल्स मेरे पास है, वो जानते हैं उसका पूरा, वो हंसेगा क्या, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा। आप ऐसी बातें कह रहे हैं, जब आप ऐसी बात करेंगे तो हंसेंगे ही। बिल्कुल भाई, डिबेट कहां पे थी, आपने कहां पे ना के मोड़ दिया। नहीं हंसे का मतलब क्या है, वो नहाया क्या, आप जानते नहाया, पुतिन जी नहाया कपिल मुनि आश्रम में जो जाता है वो सब गंगा सागर में, गंगा में नहा के उसके बाद वहां पर जाके पूजन होता है, आप जानते हैं। तो सिस्टम में वो कह रहे हैं चुनाव के बाद नहाएंगे, हर तीर्थ तो बार बार गंगा सागर एक बार, चुनाव के बाद नहाएंगे कह रहे हैं। उसको मीठा खिला के, अमित शाह को मिठाई खिला के और बंगाल का रसगुल्ला खिला के दिल्ली भेज दूंगा, पूरा दिल्ली भेज दूंगा। सुना कर रहे एक राज्य में, तो हर राज्य में, हर चैनल में, हर जगह मैं बोल रहा हूँ, एक राज्य तो दिखाइए तो प्रतीक जी, कौन सा राज्य को सोनार राज्य बनाया। बंगाल को सोनार बांग्ला मांगे 2000 रुपया देके, रेल परियोजना में 2 डिपार्टमेंट में एक हजार करके, आज जिस सड़क है उस सागर रेल सड़क के लिए 25,000 करोड़ रुपया को कहाँ पर सड़क बनाएगा, जहाँ पर 4 लेन सड़क है वहां पर फिर तीसरा सड़क कहाँ से आएगा, जमीन कहाँ से मिलेगा। तो ये धोखाबाजी क्यों कर रहा है अमित शाह जी, और अर्थमंत्री गृह मंत्री जी सब मिलकर धोखाबाजी कर रहा है। और यहाँ पर आज अमित शाह यहाँ पर है और बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी के मोदी जी वहां पर भाषण दिया, आज आसाम में भाषण दिया, लेकिन आसाम में नहीं जीत सकते। क्यों शांतनुदा बोल रहा है, पैसेंजर डेली पैसेंजर कर रहा है, वो 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन 5 राज्यों के अंदर एक राज्य में नहीं जा रहा है, कहीं पर मीटिंग नहीं हो रहा। आज मैंने मोदी जी को देखा आसाम में मीटिंग कर रहा है, लेकिन बंगाल में अमित शाह है, कोई नहीं। क्यों बोल रहा है शांतनुदा डेली पैसेंजर कर रहा है, इसलिए बोल रहा है 500 के ऊपर एक ममता बनर्जी के लिए, एक महिला नेत्री के लिए 500 के ऊपर हर राज्यों से, बिहार से, झारखंड से, यूपी से, मध्य महाराष्ट्र से, हर राज्यों से आ रहा है। आज जहां पर कृषक से बच्चे जो जन्म लेता है, शादी तक हर विषय में, स्वास्थ्य फ्री चिकित्सा, सड़क के, बिजली में, हर विषय में ममता बनर्जी जब काम किया, उस परियोजना को 20 परियोजना के ऊपर वही सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट दिया। ममता बनर्जी पूरे देश का जितना सीएम है सबसे अच्छा ममता बनर्जी काम किया है, तो वही पर जाके झूठ बोल रहा है। रितेश जी बहुत छोटा सा आंसर लेना चाहूंगा, मैं ब्रेक पे जाना चाह रहा था, लेकिन रितेश जी मैं बहुत छोटा सा आंसर लेना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि आप तमाम राज्यों से, मैं आ रहा हूं दादा आ रहा हूं, यू हैव टू वेट नाउ। तमाम राज्यों से आपके नेता आ रहे हैं और बेचारी ममता को आप लोग घेर रहे हैं। मैं आ रहा हूं। हम पहले ही क्या है, हम राष्ट्रीय पार्टी है, तो हमारे नेता आएंगे तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। इनके पार्टी के नेता जब अपनी पार्टी बढ़ाने के लिए त्रिपुरा, मणिपुर, मेरे को कोई दर्द नहीं है, तुम लोग शर्म करो। अरे एक राष्ट्रीय लीडर है ममता बनर्जी को पूरा देश, पूरा बंगाली समाज, पूरा विश्व दादा फेस करिए ना, चुनाव है, चुनाव में तो फेस किया जाता है। कांग्रेस कुछ कह रही है क्या, यहाँ पर फेस करना है ना, चुनाव तो फेस करेंगे ना। 40 के 30 से, अरे 40-30 सीट तो ज्यादा नहीं मिलेगा यहाँ पर बंगाल में, पूरा बंगाल तो ममता 50% के ऊपर लोग चाहते हैं। रितेश जी को बोलना है दादा, सामने वाले का भाषण देने को मौका देंगे और जवाब भी नहीं सुनेंगे, ये तरीका सही नहीं है डिबेट का। या तो रोष नहीं करिए, रोष ना करिए, मैंने आप ही का नाम लिया है, रोष मत करिए, आप ही का नाम लिया। कह रहे हैं कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे पार्टी में अगर कोई आता भी है तो इनको दर्द क्यों है। तृणमूल कांग्रेस का नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, यह पार्टी भी आसाम में गई, झारखंड गई, मणिपुर गई, मिजोरम गई। अगर वो अपनी पार्टी को नहीं बढ़ा सके, वो नहीं बढ़ा सके, तो इसकी जिम्मेदारी उसके नेतृत्व का है, उसको तो तकलीफ है। हमारे नेता आएंगे तृणमूल कांग्रेस हर दिन जा रहा है, बोले ना डिबेट को मुद्दे को सबको दादा आ रहे हैं मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त अभी एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर वापस आता हूं।
भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। मैं मेहमान जो हमारे ब्रेक से पहले नहीं बोल पाए थे, मैं उनकी तरफ जाना चाहूँगा, और जो लेफ्ट पार्टी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं विवेक जी आपके पास आना चाहूँ, उसके बाद मैं जो हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ उनकी तरफ रुख करूँगा। अभी बात जो बीजेपी की तरफ से आई, उन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा इसलिए है कि वो तुष्टीकरण के खिलाफ है, जो कि सत्ता पक्ष करता रहा, उसी के एवज में ये नारा लगाया जा रहा है। जी विवेक। देखिए सुनिए, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बोले कई बार, तो आपके डिबेट के शो में हम ही बोलते हैं, कई बार बोलने का थोड़ा मौका कम मिलता है, तो आज आपने आधे घंटे के बाद मुझे याद किया। लेकिन प्रतीक जी, आपका शो इतना अच्छा है कि जितनी आप बुलाते हैं जितनी बार, तो सुनने में भी बड़ा आनंद आता है मुझे। तो अब आ जाते हैं जो बीजेपी ने बोला। देखिए पहली चीज है, हाँ, तो बीजेपी ने जो बोला, बीजेपी के प्रवक्ता ने, मैं उसी पे कमेंट करना चाहूंगा कि मुझे आज बड़ी खुशी है कि कम से कम ये डिबेट को डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स की तरफ ले जाने के लिए तैयार हैं। और मैंने इसीलिए बीच में थोड़ा इंटरप्ट भी करने की कोशिश की थी कि क्या बीजेपी के प्रवक्ता ऑफिशियली बोल सकते हैं कि आप जय श्री राम से थोड़ा डाइवर्ट हो गए हैं या नहीं। आप डेवलपमेंट की बात करेंगे, सबसे बड़ा स्वागत आपका लेफ्ट करेगा। अगर आप डेवलपमेंट पे डिबेट, हेल्थी डिबेट करते हैं रोज, तो अमित शाह साहब को अधिकार है, वो आना चाहते हैं बंगाल आए, लड़ना चाहते हैं लड़े, कोई प्रभाव नहीं है। बस होम मिनिस्टर की कुर्सी की जो ड्यूटीज हैं उसको सिर्फ बंगाल के लिए आप कृपा करके नेग्लेक्ट ना करें। अगर आप एक बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, ये प्रजातंत्र है, लेफ्ट कहता आया है, डेमोक्रेसी और अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, पार्टियां अपनी जगह है, देश पहले है, आप आइए। लेकिन जब आप आते हैं तो वहां पे कृपा करके बंगाल में या किसी भी राज्य में, और खासकर बंगाल में जो पिछले कुछ महीनों से हुआ है, सांप्रदायिकता मत लाइए। हिंदू मुसलमान मदद की आप पेश करिए कि आपका रोड मैप टू डेवलपमेंट क्या है। आप क्या करेंगे किसानों के लिए, वर्कर्स के लिए, युवा के लिए, रोजगार पे, एजुकेशन पे, क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन है। ये होता नहीं है। होता क्या है, तृणमूल कांग्रेस के कुछ लोग थोड़े लेफ्ट के कुछ खींचने की कोशिश करी, एक कुनबा बनाया आपने, ये गलत है। सांप्रदायिकता को दूर रखिए, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स पे लड़े, हम आपका स्वागत करेंगे। विवेक जी आप आईना दिखाएं, बहुत अच्छा बात। विवेक जी फैक्टर, विवेक जी आप अच्छी डिबेट करते हैं, मैं आपका भी तारीफ करता हूं, लेकिन जब आप किसी को आईना दिखाएं तो खुद भी तैयार रहना चाहिए। आप बीजेपी को कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, फुरफुरा शरीफ दरगाह के जो पीरजादा हैं वो आप शरीक हो गए हैं, आपके जो केमा है उसमें, जो कांग्रेस लेफ्ट और वो, तो अब आप बताइए, एक तरफ आप ये कहते हैं कि आप तुष्टि आप करते हैं, पोलराइजेशन आप करते हैं, लेकिन आप भी तो एक ही तरफ, दूसरी तरफ जो शरीक हो रहे हैं आपकी तरफ, तो वो लोग कौन है फिर, ये तो बताया जाए। दोनों बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है, और देखिए बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। और ये, लेकिन देखिए इसमें आप एक फर्क को समझ लीजिए। कभी भी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं रोका कि कोई पंडित जो पुजारी है वो राजनीति में नहीं आ सकता, कोई मौलाना है वो तो किसने रोका? जय श्री राम नारा का लगाना मुश्किल है, किसने कह दिया कि जय श्री राम का नारा लगाना मुश्किल है? लेकिन फर्क क्या है? हाँ, लेकिन बिल्कुल मैं बता देता हूं फर्क क्या है। आप आइए जरूर, आप लड़िए, आप जो मर्जी आप आके पार्टिसिपेट करिए, लेकिन रोड मैप टू सक्सेस क्या है आपका? अगर आप प्लान ऑफ एक्शन अपनी विक्ट्री के बाद का बताते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र की स्थापना करूंगा, तो मैं उस ब्राह्मण के खिलाफ हूं। और अगर वो ब्राह्मण या मौलाना आकर के बोलता है कि चाहे मैं किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का हेड हूं, लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ स्टैंड करूंगा और डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स में चुनाव लड़ूंगा, तो हम उसका स्वागत करेंगे। दोनों चीजों के फर्क को समझिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का नेगेटिव पॉइंट है कि ये कहते हैं कि देश का कॉन्स्टिट्यूशन ही गलत है, और इसके ऊपर तो राम की तस्वीर छपी है, तो साहब ये तो हिंदू राष्ट्र हुआ। ये तो जो 80% हिंदूज है उनका देश है, और माइनॉरिटीज एक सेकंड ग्रेड सिटीजन है। और संगीत रागी साहब अगर डिबेट में हैं, संगीत रागी साहब अगर जुड़े हुए हैं तो मैं उनको डिबेट पे लाना चाहूंगा। संगीत जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद है, जवाब दीजिए, फिर मैं बात हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है। जी रितेश जी जवाब दें। इनसे यही चाहूंगा मैं क्योंकि मैं बोल दें कि हिंदू राष्ट्र गलत करूं से पहले रितेश जी को मौका। रितेश जी, ऐसा है, जो विषय के ऊपर चर्चा हो रहा है, जबरदस्ती उस विषय को भटकाने का प्रयास, ये कम्युनिस्टों की बहुत पुरानी आदत है। बंगाल में 34 साल तक आपकी सत्ता रही, और बंगाल के अंदर गर्ल्स ट्रैफिकिंग में बंगाल देश में 1 नंबर बना रहा। बंगाल के अंदर राजनीतिक खूनी राजनीति का जन्मदाता आप लोगों ने बंगाल में इजाद की। बंगाल में डेमोक्रेसी खत्म करने की राजनीति आपने शुरू की। बंगाल में का जो औद्योगिक विकास था, जो 70s के दशक में पूरा पूर्वांचल नौकरी के लिए बंगाल आता था। डेवलपमेंट का अर्थ शॉपिंग मॉल नहीं है। आप समझिए पहले डेवलपमेंट की परिभाषा।
थोड़ी देर बंगाल पहले के ज्ञान अंदर बांट रहे लैंड थे, रिफॉर्म्स की मूवमेंट अभी थोड़ी देर सबसे पहले ज्यादा ज्ञान कम्युनिस्ट बांट लाए रहे हैं, थे, तो थोड़ा सुन और तो लो। हमारे रूल में कभी हिंदू मुसलमान अरे नहीं हुआ, अभी सुन नहीं लो हुआ भैया, कोई सांप्रदायिक अरे लड़ाई, सुन लो नहीं हुए भैया, कोई सुन दंगे, लो। ना जय अरे श्री राम सुन लो था, भैया, ना चुप अल्लाह बैठ के अकबर। चिल्लाने से नहीं इस बात होगा। को आप समझिए, तो बंगाल की पॉलिटिक्स जो आप जनता लाना ने चाहते हैं आपको लेफ्ट उसके रिजेक्ट खिलाफत किया। करेगा। अरे आप बंगाल की जनता ने 34 साल जो पार्टी 35 सत्ता में साल रही, रहने के बाद, अरे और उत्तर सुन तो सुन लो लीजिए, भैया, 35 साल अरे हम जवाब बीत सुन लो गए, विवेक, और आज विवेक जी जवाब सुन लेते हैं। लेफ्ट की सरकार आएगी। अरे यार, तो जो पार्टी 34 सालों तक सत्ता में रही, एक बार सत्ता से हिलते ही सीधे 40% से 9% पे आ गई। आखिर वो कौन से कारण थे कि जनता इस बार का रिजल्ट आप देखिएगा सर, आपको एक अच्छी अपने बारे सरप्राइज में आकलन मिलेगी। कीजिए। जो पूरे कांग्रेस बंगाल और के लेफ्ट की एक अच्छी सरप्राइज हर मिलेगी। गली मोहल्ले के अंदर एक एक शहीद वेदी बना रखा है, जिसपे हर 1 मई 9 नवंबर को वहां कांग्रेसियों द्वारा हत्या की गई कॉमरेड को माला पहनाते हो। उन कांग्रेसियों के साथ मिलके आज गलबहिया ऐसा है कर रहे हैं। कांग्रेस और लेफ्ट आज नीतियों के ऊपर आधारित एक गठबंधन है, आज हमें आप नेशनल में भी रहता है और बंगाल में है इस बार। आप तो आज सिद्दीकी से मिलो तो आप धर्मनिरपेक्ष, आप ओवैसी के साथ मिल जाओ तो आप धर्मनिरपेक्ष, आप ममता बनर्जी के लाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सरकारी कार्यक्रम में बयान दे तब आप खामोश हो जाओ। अरे भैया, ओवैसी तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और हम जब ओवैसी साहब तो अमित शाह के जुड़वा भाई हैं। ये जाके अमित शाह से पूछिए आप क्या कह रहे हैं? ओवैसी साहब का फुरफुरा शरीफ के साथ गठबंधन है। सिकुलरिज्म को विवेक आप क्या कह रहे हैं? फुरफुरा शरीफ को उन्होंने समर्थन दिया है, वो आपके साथ है, और अगर बीजेपी की बी टीम आपके साथ है, बीजेपी की बी टीम आपके साथ है, तो फिर आपका गठबंधन क्या है? ओवैसी साहब जहां जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। बिहार में पहुंचे तो जो महागठबंधन था हमारा तेजस्वी यादव के साथ, उसको हरवाया ना उसको इन्होंने। तो अब तो आपके साथ है वो, तो कम्युनल पॉलिटिक्स को लेफ्ट सपोर्ट नहीं करता। कांग्रेस में हम नहीं मानते समर्थन दिया है कि राजनीति में होना चाहिए। थर्ड और फोर्थ पार्टियों के लिए कोई स्पेस नहीं होता। वाजपेयी जी, लड़ाई अरविंद वाजपेयी जी, मैं अरविंद वाजपेयी जी को लगभग 45 मिनट बाद, वाजपेयी जी एक अच्छी समीकरण बन गई है, कांग्रेस लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ। जो सवाल विवेक से पूछा था, विवेक कहते हैं ओवैसी साहब तो बीजेपी की भी टीम है, लेकिन मुश्किल यह है कि इस बार वो उनके साथ वहां खड़े हुए दिख रहे हैं। प्रतीक बाबू जी देखो, प्रतीक बाबू एक बात तय हो गई है, विवेक श्रीवास्तव और उनकी पार्टी का कॉन्फिडेंस पाताल में पहुंच चुका है। ये हमको सलाह दे रहे हैं कि अगर आप ये करें तो आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तो ये तो कैसे चुनाव में लड़ेंगे? और 35 साल बंगाल की जनता ने इनको भोगा है। नीतीश कुमार ने बंगाल की एक सेकंड विवेक मर्यादित हो गए विवेक बाबू ने मान लिया है। विवेक को छोड़िए, अलग ये तो अभी अब आइए, अब दूसरी बात पे आइए। देखिए हो क्या, अरे बिहार का चुनाव नहीं है, बिहार का हो चुका, अब बंगाल के चुनाव की बात हो रही है। अब सुनिए बंगाल के चुनाव पे, देखिए इंडिया हार गया था, बीजेपी ने जीता अपना, और किंग मेकर लेफ्ट था, और बंगाल में भी आएंगे हम। अरे विवेक बाबू 35 साल राज करके कहां बंगाल को बचाया, उस पर जवाब दीजिए। वो नहीं है आपके पास जवाब। अब सुनिए मेरी बात, बीजेपी ने एजेंडा फिक्स कर दिया है। वाजपेयी जी, अरे माननीय आदरणीय वाजपेयी जी, सुनिए पहले, डेवलपमेंट का अर्थ शॉपिंग मॉल नहीं होता, और डेवलपमेंट का अर्थ ये चंद उद्योगपतियों की तिजोरियां नहीं होती है। डेवलपमेंट कॉमन और गरीब आदमी का होता है। हमने लैंड रिफॉर्म्स करे गरीबों के लिए। विवेक सुनिए ना, आपने नहीं करे हैं। अरे सुनोगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। विवेक की बात सच है, विवेक जी ये बात सच है कि लैंड रिफॉर्म, विवेक ये बात सच है कि लैंड रिफॉर्म आपने बंगाल में किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। विवेक सुनिए, सुनोगे तो समझ आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी ने एजेंडा क्या सेट किया, मैं पॉइंट बता देता हूं। देखिए, पहला एजेंडा उनका कटमनी, दूसरा उनका एजेंडा दुर्गा पूजा, तीसरा मुहर्रम, चौथा इमामों को वजीफा, एक सेकेंड, और पुरोहितों को पैसा नहीं देना। फिर आइए, जो मीटिंग तो अटेंड नहीं करने दोगे, आप बोलने नहीं दोगे क्या?
लेट मी से समथिंग एंड देन यू रिप्लाई। जरूर बोलिए, आपको मैं बहुत सम्मान देता हूं, आपको तो मैं व्यक्तिगत बहुत सम्मान देता हूं, तो लेट मी अलाउ, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक माय पॉइंट, देन यू कैन रिप्लाई, नो प्रॉब्लम इन दैट। हम ये कह रहे हैं कि ममता के राज में 10 साल में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, अगर वो नहीं हो पाई है और उसको अगर हम ये बीजेपी की लोग जो एक्सपोज करते हैं, तो उसमें उसको कैसे आप डिस्प्यूट करोगे? अब जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने प्रधान सम्मान निधि क्यों नहीं दी 32 लाख किसानों को? क्यों नहीं आयुष्मान योजना लागू की इन्होंने? इनका जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना जी। हाई कोर्ट ने क्यों फाइंडिंग दी कि तुष्टीकरण होता है? हाई कोर्ट ने क्यों कहा कि हाई कोर्ट ने क्यों कहा कि आप दुर्गा पूजा के लिए रूट क्यों बदलेंगे? इनके श्री राम नारे लगाओगे तो ममता बनर्जी खींचेंगी, ये कौन टॉलरेट करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन से सरकार चलेगी, लेकिन वहां पे इस बार कितने मर्डर हो रहे हैं, कितनी हत्याएं हो रही है पॉलिटिकल, इससे पहले कभी हुई? देखिए, और तृणमूल कांग्रेस के भी खिलाफ हूं। हम ममता के खिलाफ हैं। आप सरकारी फंक्शन में ममता ने जो बंगाल में हाल किया है, हम उसके खिलाफ हैं, बीजेपी उसके खिलाफ है। ये बीजेपी नहीं विवेक को किसने हक दिया कि सीबीआई की एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है? बीजेपी अगर ये सरकारी दफ्तर होगा, बीजेपी अगर ये कहती है तो क्यों घुसा रहे हैं आप धर्म को? भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेंगे तो आप रोक लेंगे? नहीं, आप रोक लेंगे सीबीआई की एंट्री? आप लड़िए भ्रष्टाचार में, हम आपका स्वागत करते हैं। ये सब हम स्वागत करते हैं, हम भ्रष्टाचार में छूट आइए। लोग अगर रेट करने जाएंगे जस्टिफाई मत करिए आप। ममता बनर्जी, हमारी लड़ाई ममता बनर्जी, देखिए बीजेपी की लड़ाई ममता बनर्जी से है, हमारी लड़ाई ममता बनर्जी से है। लेफ्ट तो कहीं रेस में नहीं है, कांग्रेस तो कहीं रेस में नहीं है, तो इसीलिए ये आपका परसेप्शन है सर, करप्शन के ये आपका परसेप्शन है, रेस में नहीं है। ये बिहार में भी आप यही सोच रहे थे, हम रेस में नहीं है, तो आपने मान लिया, लेकिन हम तो सुपर रेस में आ गए। नहीं विवेक तो सरकारी मैं आ रहा हूँ कांग्रेस की प्रवक्ता की तरफ आ रहा हूँ। हम आपको 35 साल के आपका जो एक्सपोजर हुआ है, वो एक्सपोजर आप नहीं कर सकते। लेफ्ट भी किसानों को भड़का के, जब तक गरीब का फर्क है, लेफ्ट खड़ा रितेश जी मौजूद है, रितेश जी मौजूद है। मैं विवेक आपसे यही जानना चाह, कांग्रेस से भी यही जानना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं सांप्रदायिकता, आप बार बार सांप्रदायिकता कह रहे हैं। सवाल तो यही है, जब आपका फुरफुरा शरीफ आपके साथ, आपके बैनर तले आप तीनों लोग मिलकर लड़ रहे हैं, तो वहां पे कोई चीज नहीं है, कोई तुष्टीकरण नहीं है। लेकिन जब बीजेपी अगर एक बार जय घोष करे श्री राम का, तो वो सांप्रदायिक हो जाती है। तो यही सवाल है, ये बड़ा सवाल है। विवेक आई विल कम टू यू, विवेक आई विल कम टू यू, ऑफ कोर्स विवेक आई विल आस्क यू। साधना का नाम है, आप उससे चैलेंज क्यों दे रहे हैं? मैं बिल्कुल आपको आई विल कम टू यू, आप उस राम के नाम को यूज करके चैलेंज करेंगे, दंगे करवाएंगे। प्रोग्राम में जाके श्री राम का जो नाम है उसका तो मिसयूज मत करो आप। श्री राम का जो नाम है, श्री राम ने कभी भी नहीं बोला कि मेरे नाम के नारे लगा के आप वोट मांगो। श्री राम जी ने कभी भी कहीं पर भी नहीं बोला। तो आप ऐसे सरकारी प्रोग्राम में जाके आप ऐसे नहीं कर सकते हो। आप ऐसे कोई स्पेशल का कोई स्पेशल, बिल्कुल मैंने आपका भी पॉइंट रखा लिया, और आपको अधिकार है कहने का, विवेक को भी पूरी बात कहने का। लेकिन सवाल लोगों ने यही पूछा। मैं आता हूं विवेक, मैं आता हूं। और रिजू, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। तृणमूल कांग्रेस से नए प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद दादा आता हूं, वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे। रिजुता हमारे साथ जुड़ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से हमला हुआ उस पर आपने कहा कि अभी कुछ देर पहले वो राज्यपाल से मिलने भी गई ममता बनर्जी। मैं अपने सहयोगी से पूछ रहा था, वो बता रहे थे, रिपोर्ट कर रहे थे। सवाल आपने कहा कि रेलवे परिसर में हुआ है, लिहाजा केंद्र इसके लिए रेलवे इसके लिए जिम्मेदार, यानी केंद्र पे आपने सवाल पूछा। दूसरा आपने कहा एक बात कि उन पे दबाव बनाया जा रहा था, ये जानना बेहद जरूरी कि पार्टी परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा था। हाँ, पहले तो प्रतीक जी आपको नमस्कार सारे पैनलिस्ट को। देखिए, ये जो मुद्दा है ना, आपको जानना पड़ेगा जाकिर हुसैन कौन है। जाकिर हुसैन सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। वहां पर उनका जो कंपनी है, उनका जो भी काम है, उनसे हजारों लोग उनके लोकल एरिया से वो एम्प्लॉय करते हैं। और वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है और हमारे मिनिस्टर भी हैं। अब आपको पता है कि बीजेपी में अभी भी बंगाल का जो बीजेपी का हालत हो गया है, डुप्लीकेट जो
टीएमसी का लोग भर गए हैं उसमें, ये तो सारे हमारे पार्टी से जा रहे हैं। और बीजेपी हमेशा से अपने स्टेट मिशनरी सीबीआई ईडी से धमका रहा है सबको। तो जाकिर हुसैन ने क्लियरली बोल दिया कि नहीं, हम तो ये नहीं करेंगे। और उनका जो रूट था, आपने सबने वीडियो देखा। आप एक चीज सोचिए तो, जिस रूट से एक मंत्री हमेशा मुर्शिदाबाद से कोलकाता का ट्रेन पकड़ता है, उस वहां पर एक भी आरपीएफ प्रेजेंट नहीं है, कोई लाइट नहीं जल रहा है वहां पर। और रिमोट से, ऐसा नहीं कि किसी ने बम फेंका है, रिमोट से वो बम डेटोनेट किया गया है, जहां पर हमारा मिनिस्टर अभी अपनी जान की लड़ाई लड़ रहा है और कम से कम 10 लोगों के हाथ और पांव उड़ गए हैं। ये कितना बड़ा कांड हो गया है। और हमारे गृह मंत्री जी आके बोल रहे इस पे सीबीआई करना चाहिए। अरे सीबीआई करना चाहिए का क्या मतलब है? एनआईए तो एनएचए के अंडर में है, आप सीबीआई फाइल करके आप शुरू कर दीजिए सीबीआई कार्रवाई। दीदी तो ऑलरेडी सीआईडी, सीआईएफ और एसटीएफ को लगा दिया है। राइट रिजू, टाइम आज बहुत कम है, लिहाजा मैं पहले बीजेपी के जवाब देने के लिए कहूंगा, क्योंकि आपने 2 इल्जाम लगाए उनके ऊपर, और फिर मैं कांग्रेस की प्रवक्ता की तरफ आता हूं। जी रितेश जी। मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ा क्योंकि मैं कुछ देर तक डिस्कनेक्ट हो गया था लाइन। कृपया एक बार बताएं। जी, उन्होंने कहा कि दबाव बनाया जा रहा था, और दबाव जहां पे लाइट नहीं थी वहां पे जो व्यवस्था होती थी वो व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ रही थी, रेलवे परिसर के अंदर हुआ है, और उनके ऊपर पार्टी छोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। वो सिर्फ एक मंत्री नहीं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, हजारों लोगों को एम्प्लॉय करते थे। ये बातें उन्होंने कही हैं। जी रितेश जी। जाकिर हुसैन की बात कर रहे हैं आप? जी जनाब। हम मांग करते हैं कि ममता बनर्जी एनआईए से जांच करने का आदेश दे। हम दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। ये पहला ब्लास्ट है जो कैमरे के सामने हुआ है, जिसका विजुअल्स है, और इस मामले में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार एनआईए से जांच का आदेश दे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सर एनआईए तो आपकी केंद्र सरकार के अंडर में है ना, और उनको तो स्टेट मशीनरी का परमिशन भी लेना चाहिए। आप ले लीजिए, करिए ना एनआईए। हम भी तो चाहते हैं आप सीबीआई जांच करें, हम भी तो वही चाहते हैं ना कि एनआईए तो एनएचए के अंडर में आता है। करिए आप लोग, कौन रोक सकता है आप लोग को? जी कांग्रेस की प्रवक्ता कुछ कहना चाह रही थी। जी मैं सीधे आपसे मुखातिब होता हूं। जी वो खुद सेफ नहीं है बंगाल में। पूरा का पूरा इतिहास वो बता दे रहे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये थे, वो थे, ये अंधेरा हो गया था, सब बता रहे। लेकिन जो मुद्दे की बात है कि एक इंसान जो कि लेबर मिनिस्टर है ममता बनर्जी की ही कैबिनेट में, स्टेट में, वो भी खुद सुरक्षित नहीं है, तो इसका मतलब क्या बनता है? प्रतीक जी, मैं यूजीसी भी मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोग आम जनता की सुरक्षा की बात कर रहे हो, आपकी खुद की जो मंत्री है वो सुरक्षित नहीं है। रिजू, अब दूं आपको मैडम? जो ऑफ कोर्स रिजू, बिल्कुल। मेरा जवाब ये है, ममता बनर्जी should resign as home minister of this state. I think Mamata Banerjee should resign because she is not capable to handle the law and order of this state. हो गया मैडम आपका, तो मैं आपको जवाब दे दूं एक बार। तो मेरा जवाब आपको, कांग्रेस के प्रवक्ता को मेरा एक ही जवाब है कि देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है ना, बंगाल बहुत शांति में था। 2019 में ये जो बंगाल बहुत शांति में था। पिछले 10 साल से पूरा का पूरा बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर है, पूरा जो शांति है, वो बाहर भोगे चले गए थे, बाहर भोगे चले गए थे। थोड़ा सुन लेने का भी थोड़ा सुनने का प्रैक्टिस कर लीजिए ना। चिल्लाने का इंसेंटिव क्या अलग से मिलता है, थोड़ा सुन लीजिए, फिर आप चिल्लाइएगा। आप लोग के पास भी जी मैं सुनता हूं। जी रिजू प्लीज रिस्पॉन्ड। पहले क्या हुआ? प्लीज क्या हुआ? जी महदुल इस्लाम मिद्दा का खून कैसे हुआ यहाँ पे बंगाल में? हम लोगों ने, सब लोगों ने देखा, पूरा फुटेज था, सारे फुटेज था, सब लोगों ने देखा। प्लीज लिसन। जी जवाब। आप लोग शांति की बात कर रहे हो? मैं आ रहा हूँ विवेक आ रहा हूँ। जी बाप रे बाप, देखिए मेरा जवाब एक ही है। 2019 में जब बीजेपी ने ये कम्युनल और रिलीजियन पॉलिटिक्स जब से बंगाल में शुरू किया है, तब से सिचुएशन को ये लोग, माहौल को खराब किया है। और कांग्रेस की प्रवक्ता अभी चिल्ला रही है मोहिदुल इस्लाम को लेके, तो मेरे को एक चीज आप बता दीजिए कि जब एक नौकरी के लिए एक पीसफुल रैली होता है तो वहां पर बोतल, बैट और पत्थर ले जाने की क्या जरूरत है? और आप लोग आपकी पुलिस ने डिस्क्रिमिनेशन किया था,
जी ना कांग्रेस के प्रवक्ता को ऑडियो डाउन, कांग्रेस के प्रवक्ता को ऑडियो डाउन। जी 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 विवेक, तो मैं इनको ये बोलना चाहता हूं कि आप लोग बोलते हैं आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, बीजेपी करती है हिंदू तुष्टीकरण। विवेक कुछ कहना है? तो विवेक आपका जो तो सीपीएम के नेता विवेक जी को भी बोलना आपने आप लोगों ने जो लीडर है अब्दुल मन्नान, उन्होंने तो सोनिया गांधी को ओपन चिट्ठी लिखा था कि हमें मुस्लिम वोट वापस जी चाहिए। विवेक और ये चीज जो हुई है आपकी वजह से हुई है। रिजो प्लीज, आपके साथ ना मेजॉरिटी है ना माइनॉरिटी। हमारे साथ पूरा बंगाल। और जहां तक फुरफुरा शरीफ की बात है, वो इंडियन सेकुलर फ्रंट है। अगर बीजेपी बात करे तब आप सुनिए महाराज, लेफ्ट हमेशा सेकुलरिज्म के साथ रहा है, और फुरफुरा शरीफ में भी जो अब्बास जी ने पार्टी बनाई है वो इंडियन सेकुलर फ्रंट है, और सेकुलर ताकतें ही लेफ्ट के साथ जुड़ेंगी। आपका कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई सिचुएशन नहीं है। बर्बाद कर दिया आपने बंगाल को, आपको दंगा रोकना नहीं आता। बीजेपी आकर के भड़काती है, आप भड़कते हैं। बीजेपी आकर के भड़काती है, आप भड़कते हैं। गवर्नेंस आपको आती नहीं, वो बोलेंगे जय श्री राम, आप और उग्रता करते हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता को लास्ट वर्ड दे रहे। कांग्रेस की प्रवक्ता कुछ कहना चाह रही थी। जी 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 देखिए, मैं तो बार बार प्रतीक जी मैं यही बोलती हूँ, जो टीएमसी है वही बीजेपी है। एक्चुअली रिजू जी ने भी सही बोला कि प्राक्तन जो टीएमसी वाले हैं वो सारे के सारे बीजेपी में जाके शामिल हो रही है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ का नहीं है कौन किस पार्टी में जा रहे हैं, कौन दरबदली कर रही है, उसमें हमारी कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस की और ये अलाइन हो रही है लेफ्ट के साथ, एक ही इंटरेस्ट है कि शांति, बंगाल के लोगों को शांति चाहिए। और ममता बनर्जी में कोई आपके अध्यक्ष कहां पर है? आज बिल्कुल रिजो, मुझे मालूम है बहस लंबी है, लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना। कल होगी फिर मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ।